आज के इस वीडियो में हम रेलवे ग्रुप डी के लिए प्रैक्टिस सेट लेके आ रहे हैं, जहां पे आपको 100 प्रश्न देखने को मिलेगा। परीक्षा से पहले ये आपकी अंतिम तैयारी होगी। अगर आप इस वीडियो को एक टेस्ट के रूप में लेंगे तो वीडियो ख़त्म होते होते आप ये जान पाएंगे कि आपकी तैयारी इस समय कितनी है और आपको और अभी कितना प्रयास करना होगा। यहाँ पे ये दूसरा भाग है और दूसरा का ये ए वाला सेक्शन होगा। कहने का मतलब ये है कि इस तरह के 100 क्वेश्चनों को हम दो भागों में अपलोड करते हैं, जिसमें से भाग ए जिसमें 1 से लेकर के 50 क्वेश्चन होते हैं, भाग बी जिसमें 51 से लेकर 100 तक का क्वेश्चन होगा। अगर आप भाग ए देख रहे हैं तो बी वाले का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए वीडियो शुरू करें। उससे पहले आप इस ऐप को ज़रूर डाउनलोड कर लें, जहां जाकर आप इसका टेस्ट दे सकते हैं, वो भी बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। तो शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए आपके सामने कुछ क्वेश्चन दिख रहे हैं। कई बार आपके सामने एक क्वेश्चन होगा, कई बार 2 या फिर 3 हो सकते हैं। जितने भी क्वेश्चन होंगे हम सबको आपको क्रम से हल कराते चलेंगे। आपको करना ये होगा कि एक क्वेश्चन का उत्तर आपको कमेंट करके बताना है। जब यहाँ से उत्तर बताया जाएगा तो आप उसे मिलान करिए। अगर आपका उत्तर सही है तो सही में और गलत है तो गलत में टिक करिए। वीडियो ख़त्म होने के बाद आप बताइएगा कि आपने 100 में से कितने क्वेश्चनों को सही सही किया था। शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कोडिंग डिकोडिंग का कि BACE को ONPR कहा जाता है, तो बताइए कि JIKM को क्या कहा जाएगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है, यहाँ पे हम इसे लिख देते हैं। देखिए ये कहा जा रहा है इसको, तो कह रहा है कि बताइए कि इसको क्या कहा जाएगा। हर क्वेश्चन को हम हल करेंगे, उस दौरान आपके पास जितना भी समय मिलेगा उसी के अंतर में आपको अपना उत्तर कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अब देखिए इसका होता है 2, इसका होता है 15, इसका होता है 1, इसका होता है 14, इसका होता है 3, इसका होता है 17, इसका होता है 5 और इसका होता है 18। तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, हर जगह 13 जुड़ा है, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। यानी कि आपको इसमें हर जगह क्या करना होगा, 13 ऐड कर देना है। ठीक है, तो जब 13 आप ऐड करेंगे तो जे का में जब आप 13 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा डब्लू। आई का होता है 9 और 9 में जब 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 22, यानी कि डब्लू भी। इसके अलावा अगर आप एक और अंक आगे बढ़ें तो के का होता है 11 और 11 में जब आप 13 ऐड करेंगे तो हो जाएगा 24, यानी कि 24 को आप क्या कहते हैं, एक्स। अब मिलाइए कोई भी ऑप्शन जो कि इतना उसमें से मिल रहा हो, तो बस एक ही ऑप्शन मिलेगा आपको, ये वाला, यानी कि पहले क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर 3। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि 122 संबंधे 170, तो 290 संबंधे क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप भी हल करिए। तो इसे आपको समझना पड़ेगा कि आखिर यहाँ पे क्या किया गया है। अगर आपको 122 को आप देखें अच्छी तरीके से तो पता चलेगा कि 11 का स्क्वायर और 1 जोड़ा गया है। अगर आप इसको देखेंगे तो 13 का स्क्वायर और 1 जोड़ा गया है। अगर आप 290 को देखेंगे तो ये 17 का स्क्वायर है और 1 जोड़ा गया है। अब आप देखिए यहाँ पे 11 था तो 13 हुआ, 17 है तो क्या होगा, 19 होगा। 19 का स्क्वायर और 1, जब आप 19 का स्क्वायर करते हैं तो 361 होता है और 1 जोड़ देंगे तो 362 होगा। यही आपका उत्तर होगा और इसमें से ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। यहाँ पे देखिए एक तीसरा क्वेश्चन जो कि मैथ का है। कुल मिलाकर के एक बेन आरेख दिया गया है और इसमें कुल मिलाकर के 500 परीक्षार्थी हैं। 3 विषय है, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और गणित। अब यहाँ पे बताना है आपको कि कितने ऐसे परीक्षार्थी हैं, कितने परसेंट जो कि 2 विषयों में पास हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले देखिए आपको बता दिया गया है कि 500 परीक्षार्थी हैं टोटल, और ऐसे लोगों का परसेंटेज ज्ञात करना है जो कि 2 विषयों में पास हैं। तो देखिए अगर इसमें से अगर आप 2 विषयों वालों को देखेंगे तो एक ये है, केवल 2 वालों को देखना है, एक ये है
और एक ये है, बस यही तो है। इसके अलावा कोई भी नंबर ऐसा नहीं है जो कि 2 में कॉमन है। आप जिस 11 को देख रहे हैं ये 2 में नहीं, ये तीनों में कॉमन है। हमें केवल ऐसे लोगों को लेना है जो कि केवल 2 विषयों में पास हो। इन्हें ऐड करिए, 12, 15 और इसके अलावा 13, तो ये होगा 27 और 27 में 13 जोड़ देंगे हो जाएगा 40। अब बस यही ज्ञात कर देना है कि 40 500 का कितना परसेंट है। तो करेंगे क्या, 40/500 गुणे 100। 40 500 का कितना परसेंट है यही निकालना था, यानी कि 40/500 गुणे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल और इससे आप इसको कटा देंगे तो हो जाएगा 8, यानी कि सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। क्वेश्चन नंबर तीसरे के लिए ऑप्शन नंबर पहला सही है। आगे बढ़ते हैं तो अगला क्वेश्चन है कि पदार्थ की चौथी अवस्था कौन सी होती है। देखिए, पदार्थ के 3 अवस्थाओं के बारे में आपको पता है, लेकिन जो पदार्थ की चौथी अवस्था होती है ये होती है प्लाज्मा। आगे बढ़ते हैं तो पांचवा क्वेश्चन है कि भारत में तुगलक वंश के बाद कौन से वंश ने शासन किया। देखिए, तुगलक के बारे में आप बात करेंगे तो तुगलक जो मुगल के काफ़ी पहले आए थे, और जो गुलाम वंश है उनके बाद, यानी गुलाम के बाद खिलजी आता है, खिलजी के बाद तुगलक आता है। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि तुगलक के बाद कौन से आए थे, तो तुगलक के बाद बस एक ही वंश आया और ये था सैयद। ऑप्शन नंबर चौथा सही होगा। छठवां क्वेश्चन है कि ए और बी एक बिंदु से विपरीत दिशाओं में चलना शुरू करते हैं। दोनों 5 किलोमीटर चल करके अपने दाएं मुड़ते हैं और 7 किलोमीटर चले। उसके बाद फिर वो दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। परिणाम स्वरूप दोनों एक दूसरे से कितनी दूरी पर है। तो आप भी हल करिए, और अगर आपका उत्तर हमसे पहले आता है तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। देखिए, इस वीडियो को अगर आप पूरा देखेंगे तो आपको यही बेनिफिट होगा कि आपको ये पता चलेगा कि आपकी तैयारी ग्रुप डी के लिए या फिर किसी भी ऐसे एग्ज़ाम के लिए कैसी है। तो हल करते हैं। मान लेते हैं कि वो पॉइंट ये है और इस पॉइंट से ए और बी विपरीत दिशा में चलना शुरू कर रहे हैं। यहाँ से चलता है इधर ए और यहाँ से चलता है इधर बी। दोनों कितने चले, 5 किलोमीटर, यानी कि 5 किलोमीटर ये, 5 किलोमीटर ये। अब जो ए है ये, इसका मुंह तो इधर को था। अगर यहाँ हम नॉर्थ साउथ बना लें तो ए का मुख पूरब की तरफ था और बी का मुख पश्चिम की तरफ था। अब क्या हुआ कि दोनों अपने दाएं मुड़ गए। जब ए का मुंह पूरब की तरफ था तो जब ये दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं इधर होगा और ये 7 किलोमीटर चलेगा। बी का मुख जो कि पश्चिम की तरफ था, जब ये दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं इधर होगा, मतलब कि उत्तर की तरफ होगा, और ये भी 7 किलोमीटर चलेगा। इसके बाद क्या किया है, इसके बाद फिर से ये लोग दाएं मुड़ गए और 5 किलोमीटर चले। बी जो कि अब उत्तर की तरफ जा रहा है, ये जब दाएं मुड़ेगा तो इसका दाएं इधर होगा यहाँ पे, और 5 किलोमीटर चलेगा। उसी तरह ए जब दाएं मुड़ेगा तो इधर आएगा और ये 5 किलोमीटर चलेगा। अब कह रहा है कि दोनों के बीच की दूरी कितनी है, यानी कि यहाँ से ले करके यहाँ तक की दूरी। तो आपको पता है कि ये 7 है तो ये भी 7 होगा, ये 7 है तो ये भी 7 होगा, यानी कि 7 और 7 कितना हो गया, 14 किलोमीटर। काफ़ी आसान क्वेश्चन है। तो डायरेक्शन का ये क्वेश्चन है और काफ़ी लोग इसे आसानी से हल कर देते हैं। आगे बढ़ते हैं तो देखिए, 7वां क्वेश्चन है कि यदि किसी आयताकार आकृति की लंबाई और चौड़ाई को दोनों को 20% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगी। एक तो इसे हल करने का ये तरीका है कि आप मान लीजिए दोनों में से दोनों को, फिर दोनों को 20% बढ़ा के तब कैलकुलेट करिए। या फिर एक तरीका ये है a + b + ab/100, ये जो फार्मूला है इसका यूज करके भी आप इसे लगा सकते हैं। तो पहले ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। लंबाई को बढ़ाया गया है 20%, चौड़ाई को भी बढ़ाया गया है 20%। दोनों का गुणा हो जाएगा 20 × 20/100, ये तो है 40, और इसमें से 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, ये आ गया 4, यानी कि आपका उत्तर आ गया 44%। ऑप्शन नंबर सी। इस तरह के जहाँ पर भी क्वेश्चन आएंगे जिसमें कि
दो चीज़ों को बढ़ाया गया है। इनको आप 3 पर 4 पर भी लगा सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया थोड़ी बड़ी हो जाती है। तो 2 वाले पे तो आप बेझिझक लगा सकते हैं और जल्दी से क्वेश्चन का उत्तर आ जाएगा। बढ़ते हैं आगे। तो ये 8वां क्वेश्चन है कि एक व्यापारी शुरू में किसी वस्तु को उसकी लागत में 10% की वृद्धि करते हुए बेचता है। तो लगाइए इसे, क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपको वीडियो के क्वालिटी में कोई इशू है तो मोबाइल में आप क्वालिटी वाले सेटिंग में जा करके क्वालिटी को सही कर सकते हैं। 3 डॉट का बटन दिखता है वहाँ पे। क्योंकि ये वीडियो आपको हाई क्वालिटी में मिल रही है तो क्वालिटी में इशू होगा, यानी कि आपके नेटवर्क में इशू है। देखिए, कह रहा है कि एक व्यापारी है, शुरू में किसी वस्तु को जितने में खरीदा था उससे 10% की वृद्धि करके बेचता है। मान लीजिए कि वो 100 रुपये में खरीदा था, तो बेचेगा कितने में? 10% की वृद्धि करके। 100 का 10% कितना होगा? 10 होगा। यानी कि 100 रुपये में खरीद करके बेचेगा 110 रुपये में। बाद में उसने उसकी कीमत में 10% की कमी कर दी। अब उसने बता दिया है अपने ग्राहकों को कि हम 110 रुपये में इस सामान को बेच रहे हैं। बाद में उसे लगा कि नहीं नहीं, हमें इन लोगों को कुछ छूट देनी चाहिए, कमी करनी चाहिए। तो इसने कहा कि चलो हम 10% छोड़ देते हैं। तो अब ये इसका 10% छोड़ेगा, तो 110 का 10% इनने छोड़ दिया। यानी कि अगर इसका आप 10% निकालेंगे तो ये हो जाएगा 11। यानी कि 110 रुपये में इसने 11 रुपये छोड़ दिया। तो बचा कितना? बच गया 99। यानी कि अब वो 99 रुपये में बेच रहा है। अब पूछ रहा है कि बताइए कि व्यापारी को क्या लाभ हो रहा है कि हानि हो रहा है, और कितना हो रहा है। तो देखिए, वो व्यापारी 100 रुपये में सामान खरीदा था और बेच रहा है 99 रुपये में। तो कितना का उसको नुकसान हो रहा है? 1 रुपये का। चूँकि बात 100 रुपये की है इसलिए 1% का। और क्या हो रहा है? हानि। यानी कि 8वां का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा। तो बढ़ते हैं आगे। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसकी विमाएँ आवेग के बराबर होती है। तो देखिए, यहाँ पे अगर आप ऑप्शनों पे गौर करें, आयतन, चाल, बल आघूर्ण या फिर चाल की दर, तो ये कोई भी नहीं होगा। आवेग की विमा होती है रेखीय वेग के बराबर। रेखीय वेग के बराबर। ये क्वेश्चन ही गलत था। आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10वां कि भारत की प्रथम पूर्णकालिक महिला रक्षा मंत्री कौन है। देखिए, पूर्णकालिक कहने का क्या मतलब है? जैसे कई बार आपने देखा होगा, जैसे इंदिरा गांधी के ज़माने में भी, कि इंदिरा गांधी खुद तो प्रधानमंत्री थी लेकिन कुछ समय के लिए उनके पास रक्षा मंत्री का भी पद था। तो अब इनको पूर्णकालिक नहीं कहा जाएगा। आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि पूर्णकालिक, तो इसके लिए क्या सही उत्तर होगा? सही उत्तर होगा निर्मला सीतारमण। 2014 से लेके 2019 के टाइम पीरियड में ये भारत की रक्षा मंत्री रही। यहाँ पे देखिए, एक अक्षरों को व्यवस्थित करने के लिए दिया गया है और कहा गया है कि जब आप इसे व्यवस्थित करेंगे तो एक जानवर का नाम बनेगा। अब कैसे व्यवस्थित करेंगे, ये आपके विकल्प हैं। ये विकल्प है, ये आपके अक्षर हैं। तो बताइए, आप भी इसे हल करिए और अगर आपको उत्तर आ जाता है तो बताइए। OEHSR, तो इससे क्या बन सकता है? तो इससे बस एक ही शब्द बनेगा, ओए सरार, मतलब हार्स बन जाएगा। तो इसका 3 है, इसका 1 है और इसका 5 है, यस का 4 है और ई का 2 है। यही आपका सही उत्तर होगा 315-42, और ये है ऑप्शन नंबर पहला। तो ये सही होगा। परीक्षा में आपको बस ऐसे ही क्वेश्चन दिए जाते हैं। अगला है 12वां कि यदि किसी महीने की 23वीं तारीख को रविवार है तो बताइए कि 2 सप्ताह और 4 दिन पहले कौन सा दिन था। 23 तारीख को रविवार है, मतलब संडे है। तो कह रहा है कि 2 सप्ताह पहले और 4 दिन पहले। अब देखिए, इसमें से पहले आप 7 दिन माइनस करिए। 16 तारीख को लीजिए, तो 7 दिन मतलब कि सेम डे रहेगा, यानी कि संडे ही रहेगा। ठीक है, फिर 7 दिन माइनस करिए, यानी कि 7 दिन माइनस करेंगे तो 9 तारीख आ जाएगी। फिर जो डे रहेगा ये संडे ही रहेगा। अब देखिए, 2 सप्ताह हो गया, 1 सप्ताह हमने यहाँ लेस किया है, 1 सप्ताह हमने यहाँ लेस किया है।
कहा गया था 2 सप्ताह और 4 दिन, तो 4 दिन और लेस करिए यानी कि 5 तारीख आ जाएगा, और संडे में से 4 दिन कम करिए यानी कि गुरुवार बुधवार बुधवार होगा। आपका सही उत्तर होगा बुधवार, क्योंकि बुधवार इसके बाद से बृहस्पति शुक्र शनि और तब जाके आता है संडे। आपका सही उत्तर होगा बुधवार, ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह जो हार्ड क्वेश्चन आएंगे उनको आप बड़े आसानी से लगा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धन 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, तो बताइए कि कितने वर्ष में वो अपने का 8 गुना हो जाएगा। देखिए यहाँ पे x है धन, 5 वर्ष में 2 गुना हो जाता है, कितना में 5 वर्ष में। अब ये हो गया है 2x, अब 5 वर्ष फिर से बीतेगा तो क्या हो जाएगा 4x। अब ये हो गया है 4x, 5 वर्ष फिर से बीतेगा तो कितना हो जाएगा 8x। शुरू में धन कितना था x था, अब कितना हो गया है 8x हो गया है, मतलब 8 गुना हो गया है। कितना समय लगा 5 साल ये, 5 साल ये और 5 साल ये, यानी कि 5 15। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। मानव शरीर में सबसे लंबी सिरा कौन सी होती है, बताइए। सबसे लंबी सिरा जो कि इसका काम रक्त को उल्टा प्रवाहित करने से रोकना होता है, और ये होगा ग्रेट सैफिनस सिरा। अगला क्वेश्चन है 15वां कि हंगुल परियोजना का संबंध किससे है। जम्मू कश्मीर का ये क्वेश्चन है। तो हंगुल परियोजना का संबंध है जो हिरण की एक प्रजाति है संकटग्रस्त, उसको बचाने के लिए हंगुल परियोजना। आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की यदि धन का अर्थ गुणा है, घटाने का अर्थ भाग है, गुणे का अर्थ प्लस है और भगे का अर्थ माइनस है, तो बताइए कि जो ये व्यंजक दिया गया है इसकी वैल्यू क्या होगी। तो इसे तो हल ही करना पड़ेगा, आप भी हल करिए। देखिए आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। यहाँ पे करना क्या था कि जो धन था उसके जगह पे गुणा लिख देना था, जो भाग थी उसकी जगह पे माइनस लिख देना था, और जो माइनस था उसके जगह पे भाग लिख देना था, और जो गुणे था इसके जगह पे धन लिख देना था। अब आप इसको पहले हल करेंगे, ये हो जाएगा 16 और ये 3 और ये 7। अगर आप इसमें से घटा दें तो हो जाएगा 13 और 13 और 7 कितना होता है 20। आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर तीसरा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। तो देखिए ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन होगा। यदि 2 बैंकों से 1000 रुपये 2 वर्षों के बाद प्राप्त साधारण ब्याज का अंतर 5 रुपये है, तो बताइए कि उनकी ब्याज दरों में कितने का अंतर है। मतलब कि 2 बैंकों से 1,000 रुपये लिए गए हैं, लेकिन जब उनके साधारण ब्याज दिया जाता है तो देखा जाता है कि उन दोनों के बीच में 2 वर्षों के अंतराल में 5 रुपये का अंतर है। तो पूछा गया है कि बताइए कि उनके ब्याज में कितने का अंतर होगा। मान लीजिए एक का ब्याज x1 है और दूसरे का ब्याज x2 है, ठीक है। अब पहले बैंक से भी 1000 रुपये लिए गए थे, x1 कितने समय के लिए 2 साल के लिए। ये फार्मूला होता है P मूलधन गुणे दर गुणे समय बटा 100। और दूसरे से भी हमने 1000 रुपये ही लिए थे x2 पे, और कितने समय के लिए 2 साल के लिए, और आया ये कितना अंतर 5 रुपये। बस यही है समीकरण। अगर आप इस समीकरण को हल कर दें तो आसानी से ये हो जाएगा। अब देखिए इसमें से आपको कॉमन लेना पड़ेगा 1000 गुणे 2 बटे 100। जब आप ये कॉमन ले लेंगे तो बचेगा क्या x1 माइनस x2 5। अब यहाँ 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बच गया 20। तो 20 बच गया, तो आप चाहें तो x माइनस x2 बराबर है 5 बटा 20 कर सकते हैं, और ये हो जाएगा 0.25%। देखिए अगर कोई ऑप्शन है तो, और ये है चौथा नंबर का ऑप्शन, यानी कि उन दोनों के ब्याज में 0.25% का अंतर होगा। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक भी ज़रूर कर दें और अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि और भी लोग जुड़ पाएँ। क्वेश्चन है कि एक नल किसी टंकी को 16 मिनट में भर सकता है, दूसरा 24 मिनट में खाली कर सकता है। 2/3 टंकी पहले से भरी हुई है, दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए
तो टंकी कितने मिनट में भर जाएगी? 16 मिनट में ये भर सकता है। जो ए वाला है ये भरता है, जो दूसरा वाला है बी वाला नल ये खाली करता है और ये 24 मिनट में खाली कर देगा। अगर टंकी खाली रही होती तो कितने मिनट में भरता? पहले आप ये निकालिए। दोनों का एलसीएम हो जाएगा 48, ये हो जाएगा 16 से भाग देंगे 3, 24 से भाग देंगे 2, यानी कि कुल मिलाकर टंकी है 48 लीटर की। ठीक है, टंकी की टोटल उसका वॉल्यूम कितना है? 48 लीटर। अब कह रहा है कि टंकी 2/3 पहले से भरी हुई है, यानी 48 में से 2/3 पहले से भरा हुआ है। 2/3 कितना हो गया? 32 लीटर पहले से भरा हुआ है। तो कितना लीटर बाकी है? बाकी है केवल 16 लीटर। अब इस 16 लीटर को इन दोनों को एक साथ खोल के भरा जाएगा तो कितने मिनट में भर देगा? अब देखिए, इतना 1 मिनट में इतना भर रहा है, इतना खाली हो रहा है, क्योंकि ये खाली वाला है और ये भरने वाला है, यानी कि 1 मिनट में 3 लीटर भरेगा, 2 लीटर खाली हो जाएगा, यानी कि टोटल 1 मिनट में केवल 1 ही लीटर उसमें बचेगा। देखिए, पहली टंकी तो 3 लीटर भर देगी, दूसरी तुरंत 2 लीटर खाली कर देगी, यानी कि बचेगा केवल 1 मिनट में कितना? 1 ही लीटर। टंकी में भरना है 16 लीटर, 1 मिनट में 1 लीटर, यानी कि 16 मिनट लगेंगे। आपका ऑप्शन नंबर तीसरा सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, फिर से बता देते हैं। देखिए, एक टंकी है जो कि भर रही है 16 मिनट में पूरा। अगर कोई और टंकी नहीं रहती तो ये 16 मिनट में भर देती, लेकिन वहीं पे एक और टंकी, वहाँ पे एक छेद है और वो छेद क्या करता है कि उसे 24 मिनट में भरी हुई टंकी को खाली कर देता है। अब इन दोनों से अगर हम इसे हल करेंगे तो पता चलेगा कि 48 लीटर की वो पूरी टंकी है। 48 लीटर में कहा गया है कि 2/3 पहले से भरी हुई है। 48 का 2/3 निकालेंगे तो पता चल गया कि 32 होता है, यानी कि 48 में से 32 पहले से भरा हुआ है, यानी कि केवल 16 लीटर भरना बाकी है। 3 लीटर 1 मिनट में भरेगा, 2 लीटर खाली हो जाएगा। मतलब रिजल्ट की बात करें तो टंकी में 1 मिनट में 1 ही लीटर पानी बचेगा और यही एक लीटर 16 मिनट में बाकी टंकी भर जाएगी। आपका उत्तर 16 होगा। जल जमाव वाले क्षेत्र में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं, यह आपको बताना है। जो जल जमाव वाले क्षेत्र हैं उसमें कैसे वन पाए जाते हैं? ये होते हैं मैंग्रोव वन। अपने शासनकाल के दौरान अंग्रेज किसानों को बंगाल में किस फसल को उगाने के लिए मजबूर करते थे? ये क्वेश्चन बिहार से भी रिलेटेड है, तो बताइए। देखिए, अगर क्वेश्चन ये केवल बिहार में पूछा गया होता तो नील हो जाता, लेकिन जब ये क्वेश्चन बंगाल में चला गया है तो जूट होगा। सही उत्तर होगा जूट। यहाँ पे देखिए, 21वां क्वेश्चन है और एक आकृति दी गई है। आपको बताना है कि इन चारों आकृतियों में से कौन सी आकृति में ये प्रश्न आकृति ऑटोमेटिक फिल हुआ है, मतलब पहले से इंक्लूड है। देखिए, ये क्वेश्चन इसी तरह से परीक्षा में पूछा जाएगा। इस तरह की वीडियो देखने से आपको बेनिफिट यही होगा कि कैसे क्वेश्चन परीक्षा में आते हैं और उन्हें हल कैसे करना है, यह आप आसानी से समझ पाएंगे। देखना आपको यही है कि इसमें से कौन सी आकृति में ये आकृति ऑलरेडी है। तो अगर आप पहले को चेक करें तो पहले में तो होगा नहीं, क्योंकि ये वाला जो है ना इसमें नहीं है, यानी कि ये गलत हो गया। दूसरे में आप चेक करिए, तो दूसरे में आप चेक करेंगे तो देखिए, इस तरह, इस तरह, इस तरह, इस तरह और इस तरह, यही है ना प्रश्नाकृति जो कि दूसरे वाले में इंक्लूडेड है। कहने का मतलब ये है कि अगर प्रश्न वाली आकृति को उठा करके हूबहू इस पे रख दिया जाए तो कहीं पर भी कोई दिक्कत ना आए। तो इसको उठा के अगर आप यहाँ रखेंगे तो कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। यही आपका सही उत्तर होगा। यहाँ पे देखिए, एक कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है कि डायग्राम को ये कहा जाता है, तो बताइए कि पिक्चर को क्या कहा जाएगा। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, आप भी हल करिए। देखिए, इस वीडियो को केवल देखना नहीं है, आपको एक पेपर और पेन लेके बैठना है। भले ये वीडियो 1 घंटे तक की हो जाएगी, लेकिन अगर आप हल करेंगे तो आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे देखिए, डी का होता है 4, इसका होता है 1, इसका होता है 9 और इसका होता है कितना, एफ का 6, इसका होता है 1, एक्स का होता है 24,
जी का होता है 7, डी का होता है 4, आर का होता है 18, ओ का होता है 15, ए का होता है 1, एक्स का होता है 24, एम का होता है 13 और जे का होता है 10। ये आपको याद होना चाहिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है। शॉर्ट ट्रिक है लेकिन वो उतना अच्छा नहीं है। यहाँ देखिए -3 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है, यहाँ पर -3 हुआ है, -3, -3, -3 और -3। हर जगह केवल 3 घटाया गया है। तो आपको अगले वाले में वही करना होगा। PICTURE, ठीक है। P का होता है 16, इसका 9, 3, 20, U का कितना होता है 21, R का 18 और इसका 5। जब 16 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 13, 13 होता है M का। 9 में से 3 घटाएंगे तो हो जाएगा 6 और 6 होता है F का। देखिए M और F से कोई ऑप्शन है तो M और F से बस एक ही ऑप्शन है, ये वाला। तो आपको इसको ट्रिक करके आगे बढ़ जाना है, पूरा हल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाय द वे, अगर 2 में M F मिलता तो आप 1-2 वर्ड और आगे हल करते। तो अगला क्वेश्चन देखिए और हल करिए। बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन है कि स्थिर जल में नाव की गति 22 किलोमीटर प्रति घंटा है। यदि प्रवाह की दिशा में उसकी गति 24 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाती है तो बताइए कि प्रवाह के विपरीत उसकी गति क्या होगी। देखिए, अगर पानी रुका हुआ है तो केवल नाव की गति है 22 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि पानी के दिशा में, जब पानी चल रहा है उस दिशा में बोट प्लस वाटर 24 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इससे आपको क्या पता चल रहा है कि पानी की जो चाल होगी 2 किलोमीटर प्रति घंटा होगी। ये तो काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि जब इसकी 2 होगी, इसकी 22 है, तो दोनों जब एक दिशा में जाएंगे तो 24 हो जाएगा। अब कह रहा है कि पानी के उल्टे दिशा में बताइए, तो पानी के उल्टे दिशा में यानी कि नाव में से पानी को घटा लेना है। नाव का है 22, पानी का है 2, आपका सही उत्तर हो जाएगा 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी कि आपका पहला वाला ऑप्शन सही होगा। तो बढ़ते हैं आगे और ये है 24वां क्वेश्चन और पूछा गया है कि प्रोलाग शब्द का संबंध किससे है। प्रोलाग, प्रोलाग क्या है ये आपको बताना है। देखिए, इसके लिए सही उत्तर होगा कंप्यूटर, क्योंकि जो प्रोलाग है कंप्यूटर की एक भाषा है। 1973 में इसके बारे में बताया गया था। 25वां क्वेश्चन है कि सूर्य भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर कब चमकता है। ये आपके विकल्प है और 5 सेकंड में इस तरह के क्वेश्चनों का उत्तर बता दिया करिए। देखिए, ये चमकता है पहली बार कब, 21 मार्च को, ठीक है। इसके बाद एक बार और चमकता है 23 सितंबर को, ठीक है। यानी कि आपका उत्तर क्या होगा, वर्ष भर में 2 बार। ऑप्शन नंबर तीसरा सही होगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं और इसमें कहा गया है कि जो 10 प्रेक्षण है उनका माध्य है 53। गलती से एक प्रेक्षण में 45 को 54 लिख दिया गया है। अब बताइए कि इसके बाद जो सही माध्य होगा ये क्या होगा, बताइए। पहले माध्य था 53, ठीक है। यानी कि अगर आप सबको ऐड करें तो 53 में 10 का गुणा करेंगे, ये हो जाएगा 530। पता क्या चला कि जो 530 आया है ना, उसमें आपने 54 लिख दिया है 45 को, यानी 54 को घटा दीजिए और 45 को लिखा है यानी 45 को जोड़ दीजिए। लेकिन माध्य तो 10 ही रहेंगे, मतलब जो संख्या है उनकी 10 ही रहेगी, तो 10 से भाग दे दीजिए। तो ये काफ़ी आसान हो गया। यहाँ पे 9 माइनस हो जाएगा यानी कि 521 हो जाएगा बटे 10 हो जाएगा 52.1, 52.10, यही वाला सही उत्तर होगा। काफ़ी आसान क्वेश्चन था। यहाँ पे देखिए, एक कंटेनर में 80 लीटर दूध था। इस कंटेनर से 8 लीटर दूध निकाल करके उसी मात्रा में पानी भर दिया जाता है। इस प्रक्रिया को 2 बार किया जाता है। तो बताइए कि कंटेनर में कितना दूध बचेगा। देखिए, काफ़ी आसान क्वेश्चन है और अगर इसका एक ट्रिक भी है, लेकिन ट्रिक जानने के लिए आपको याद करना पड़ता है। यहाँ पे आपको इसे हम बेसिक तरीके से बताएंगे। देखिए, बिलियन में जो दूध की मात्रा बचती है उसके लिए जो फार्मूला है,
इसमें हम दूध की जो प्रारंभिक मात्रा होती है उसको P मान लें, ठीक है। जितना दूध निकाला गया उसको Q मान लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कितने बार निकाला गया, ये इसका शॉर्ट ट्रिक हम बता रहे हैं, उसको यहाँ पे लिखना होता है और बटे में लिखना होता है कि दूध की प्रारंभिक मात्रा कितनी थी। ये इस तरह का जब भी क्वेश्चन पूछा जाएगा आपको यही वाला फार्मूला यूज करना है। अब देखिए P की वैल्यू क्या है, शुरू में कितना दूध था 80 लीटर, Q कितना निकाला गया 8 लीटर, N कितने बार दोहराया गया, तो कितने बार दोहराया गया 2 बार, लेकिन यहाँ पे एक शब्द है पुनः 2 बार, यानी कि एक बार पहले दोहराया गया और उसके बाद पुनः 2 बार, यानी कि कुल मिलाकर के 3 बार। तो n का वैल्यू हो गया 3। अब आप इसे इस पे रख दीजिए, 80 माइनस 8/80 और यहाँ पे हो गया 3। हल करेंगे हो जाएगा 72, 80 और 3। अब 9/10 3, यानी कि हो जाएगा 729/1000, ठीक है। जब 729/1000 होगा तो अब क्या कर रहा है कि कंटेनर में जो दूध का स्तर गिर जाएगा तो उसमें दूध की मात्रा कितनी बचेगी, तो 729/1000 गुणे टोटल दूध कितना था 80। अब आप इसे हल करिए, आप इसे हल करेंगे तो आपका इसमें से कोई ना कोई एक उत्तर आ जाएगा। चलिए हल करते हैं, लगभग इतना होगा 5 8 3 2, यही वाला होगा, ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो आप फार्मूला समझ लीजिए क्या है, P माइनस क्यू बटे P का पावर n। P मतलब कि प्रारंभिक कितना दूध था, Q मतलब कितना निकाला गया और n मतलब कि कितनी बार ये प्रक्रिया की गई। अगला क्वेश्चन है कि यदि एबल को 5 3 2 4 लिखा जाता है, बिंगो को 3 6 1 7 8 लिखा जाता है, तो बताइए कि बंगाल को क्या लिखा जाएगा। जब इस तरह 2 बार आपको दिया गया हो तो ये काफ़ी आसान हो जाता है, जैसे कि 5 3 2 4 बिंगो, 3 6 1 7 8। अब आप इस तरह के क्वेश्चन में जब 2 अक्षरों का दिया गया हो तो एक चीज़ एक बार तुरंत मिला लिया करिए कि कोई अक्षर क्या इसमें कॉमन है। तो देखिए कॉमन क्या है, बी कॉमन है, बी की वैल्यू यहाँ पर भी 3 थी, बी की वैल्यू यहाँ पर भी 3 है, यानी कि आप इतना श्योर हो सकते हैं कि जो जिसके सामने है वही लिखा गया है। अगर एक भी नहीं मिलेगा तो उस तरह में आपको अब कोई ना कोई कोडिंग करना पड़ेगा, लेकिन जब एक भी मिल गया तो आपको चांसेस ये हैं कि कोडिंग ना करना पड़े, यानी कि जो जिसके सामने है वही होगा। पूछा गया है इसका, तो बी का होता है 3, ए का होता है 5, एन का होता है 1, जी का होता है 7, एल का 2 और ई का 4। यही सही उत्तर होगा 35 17 24 और ऑप्शन नंबर पहला सही है। अगला क्वेश्चन है कि मंडप गोपुरम एवं स्तंभ युक्त कक्ष किस शैली की प्रमुख विशेषताएं हैं, बताइए। तो ये होता है केवल और केवल एक ही शैली में और यह है द्रविड़ शैली। 17 दिसंबर 1927 को जॉन सैंडर्स की हत्या किसने कर दी थी, सैंडर्स की हत्या किसने की गई ये पूछा गया है। देखिए सैंडर्स की हत्या की गई थी भगत सिंह के द्वारा। दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आरोही क्रम में सार्थक क्रम दिखाता है, आप इसे बताइए। सार्थक क्रम कहने का मतलब कि क्या पहले होगा, पहले क्या नियुक्ति होती है या फिर इंटरव्यू होता है या फिर पहले विज्ञापन आता है, बताइए। आरोही क्रम में बताना है तो पहले क्या होता है, विज्ञापन आता है, यानी कि 5 पहले होगा। विज्ञापन जब आता है तो अब आप क्या करते हैं, तो आवेदन करते हैं, ठीक। आवेदन इसमें कहीं पे नहीं है, आवेदन होने के बाद परीक्षा होती है, तो ये परीक्षा है, परीक्षा नहीं है। परीक्षा होने के बाद क्या होता है, इंटरव्यू होता है, तो परीक्षा भी नहीं था यानी इंटरव्यू था, यानी 5 के बाद आ गया 2, ठीक है। इंटरव्यू होने के बाद क्या होता है, चयन होता है, तीसरा नंबर। चयन होने के बाद क्या होता है, नियुक्ति होती है और तब जाके परीक्षा होती है, यानी कि यही सही होगा 52 34।
मिलाइए किसी में ऐसा है तो, और ऐसा केवल पहले वाले में है। इस तरह आपको लगाना पड़ता है इस तरह के क्वेश्चनों को। यहाँ पे विकल्पों में से चुनना है जो कि अन्य से भिन्न है। 78, 91, 84 और 26, चारों में से कौन सबसे अलग है ये आपको बताना है। बताइए। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ये 12, 13, 13, देखिए 13 से ये विभाजित हैं, ये भी विभाजित है, ये भी विभाजित है, ये विभाजित नहीं है, ये भी विभाजित है, यानी कि आपका ऑप्शन नंबर तीसरा होगा। ये केवल 13 से नहीं कट रहा है, बाकी सभी कट जाते हैं, आप खुद भी चेक कर सकते हैं। 33 नंबर को देखते हैं कि साइन x बराबर कास y है, कोण x और y न्यून कोण है, तो x और y के बीच में क्या संबंध होगा। तो ये अच्छा क्वेश्चन है। साइन x बराबर है कास y और x और y न्यून कोण है, तो आपसे कहा गया है कि बताइए कि इन दोनों के बीच में क्या संबंध है। देखिए अगर आप इसको लिखना चाहें तो लिख सकते हैं साइन x बराबर है, इसको भी साइन लिख सकते हैं कब, 90 माइनस वाई। ठीक है। यहाँ पे एक चीज़ आप ध्यान रखिए कि ये दोनों न्यून कोण है, और जब न्यून कोण है तो साइन से साइन कट जाएगा, x बराबर हो जाएगा 90 माइनस वाई। अब x प्लस वाई बराबर हो जाएगा 90, और 90 को हम क्या कहते हैं, पाई बाई 2, यानी x प्लस वाई बराबर है पाई बाई 2। ये है कहीं पे तो ये सही होगा, और ये है ऑप्शन नंबर तीसरा में। आगे है कि ब्रिक्स देश का सदस्य कौन नहीं है। ब्रिक्स का, ब्रिक्स में देखिए 5 देश हैं, कौन कौन, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, यही 5 देश है। तो देखिए इसमें से कौन ऑप्शन में नहीं है, ये होगा ब्रिटेन। यहाँ पे है 35वां क्वेश्चन कि इनमें से कौन से अधिकार क्षेत्र के तहत कोई भी व्यक्ति जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है समाधान के लिए सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। जिसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है वो सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। तो इसको कौन सा पावर मिलता है, किस पावर के तहत, तो ये होता है कि अगर उनके मूल न्यायिक क्षेत्र का ये पावर होता है, यानी कि इसके लिए पहला वाला ऑप्शन सही होगा। यहाँ पे देखिए 2 क्वेश्चन 36 और 37 को हल करना है इस सारणी को देख करके। ये जो टेबल है इसको देखना है, और टेबल में क्या दिया गया है कि 8 जो अभ्यर्थी हैं ये 20 से कम अंक पाए हैं इतिहास में, 10 अभ्यर्थी अंग्रेजी में 20 से कम पाए हैं, 20 अभ्यर्थी 30 से कम पाए हैं इतिहास में, अंग्रेजी में 32 अभ्यर्थी 30 से कम पाए हैं। यही डेटा दिया गया है। क्वेश्चन है कि इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक मिले हैं। इतिहास में बताइए, इतिहास में, तो इतिहास में आप देखिए कि कितने हैं जिनको कि कम अंक मिला है। अगर हम इसको लिखना शुरू कर दें 20 से लेके 29, तो इसमें अभ्यर्थियों की संख्या कितनी है इन दोनों के बीच, 20 से 29, क्योंकि 30 से कम ही होना चाहिए, तो इसमें अभ्यर्थी कितने हैं 12। 30 से 39, इसमें अभ्यर्थी कितने हैं 30। 40 से 49, इसमें अभ्यर्थी कितने हैं 25। 50 से 59, इसमें अभ्यर्थी कितने हैं 15। 60 से 74, इसमें अभ्यर्थी कितने हैं 10। अब कह रहा है कि बताइए कि इतिहास में अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं। अधिकतम अभ्यर्थियों को किस सीमा में अंक प्राप्त हुए हैं, तो यहाँ पे आपका जो सही उत्तर होगा ये होगा अधिकतम, यानी कि 30 इसी में मिले हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर दूसरा सही होगा। अभ्यर्थियों का निष्पादन अंग्रेजी में बेहतर रहा,
ये सत्य है कि सत्य नहीं है? तो देखिए ये कुछ हद तक सत्य है लेकिन पूरा सत्य नहीं है, यानी कि ऑप्शन नंबर तीसरा इसका सही होगा, अंशतः सत्य है। यहाँ पे देखिए 4 शब्द दिए गए हैं, अनुच्छेद, शब्द, वाक्य और वृत्त। इनमें से कौन अलग है ये आपको बताना है, बताइए। अनुच्छेद, शब्द और वाक्य ये तीनों अलग हैं, लेकिन जो वृत्त है ये मैथ से रिलेटेड है, यानी कि यही सबसे अलग होगा। वह पठार कौन सा है जिसमें पश्चिम और पूर्व दोनों की ओर बहने वाली जल निकास प्रणाली होती है? जीके वाले क्वेश्चनों पे आपको 5 सेकंड से अधिक नहीं मिलेगा। अगर आपको उत्तर पता है तो तुरंत कमेंट करके बताइए। पश्चिम और पूर्व दोनों ओर, और ये उसके लिए सही उत्तर होगा मालवा। 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप होगा ये किस देश में होगा, बताइए? कतर में, दोहा कतर। तो क्वेश्चन है 41वां, ये वाला क्वेश्चन आपने देख लिया था। 41वां में है कि एक मैदान में कुछ बत्तख और कुछ बकरे हैं, कुल मिलाकर के 77 सिर हैं, 224 पैर हैं, तो बताइए कि बत्तखों की संख्या कितनी होगी। तो काफ़ी आसान क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि जो बत्तख है यानी डक है उनकी संख्या x है, और बकरों यानी कि गोट है इनकी संख्या y है। दोनों को आप जोड़ेंगे तो हो जाना चाहिए 77। अब कह रहा है कि अगर हम ये जो बत्तख होते हैं इनके 2 पैर होते हैं, बकरों के 4 पैर होते हैं, तो ये हो जाएगा 2x धन 4y बराबर है, ठीक है। यहाँ पे कितना दिया है पैर? 224। अब ये समीकरण नंबर 1 हो गया, समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण नंबर 1 में आपको 2 से गुणा करना पड़ेगा, फिर ये 2x 2y हो जाएगा, और अगर आप कटाए पिटाएंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा, जिसमें कि x की वैल्यू आएगी 42 और y का वैल्यू आएगा 35, यानी कि हमें x ही पूछा गया था और सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर पहला। तो ये इसका सही तरीका है। हालांकि इसका एक और तरीका है मिश्रण वाला, लेकिन इस तरह भी आप आसानी से हल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए 42वां क्वेश्चन है, और यहाँ पे एक श्रेणी दी गई है, आपको यहाँ पे पता लगाना है कि क्या भरा जाएगा। CEHLDFIMEGZN, तो यहाँ पे आपको बताना है। यहाँ पे हम लिख देते हैं, बताइए, आपके विकल्प भी आपकी स्क्रीन पर है। तो क्या होगा ये आपको बताना है। यहाँ पे हम मैक्सिमम आपको 1 मिनट दे सकते हैं। यहाँ देखिए C से D में गया है तो 1 बड़ा है, E से F में गया है 1 बड़ा है, H से I में गया है 1 बड़ा है, L से M में गया है 1 बड़ा है। D से अगर हम देखें तो E में गया है 1 बड़ा है, F से G में गया है 1 बड़ा है, I के बाद J आता है और M के बाद 1 आता है। मतलब कि बस एक एक सब में बढ़ाना है। तो अब आपको E के बाद देखना पड़ेगा, तो E के बाद आता है F, G के बाद आता है H, और देखिए E, F और H किस में है, तो F और H केवल एक ही विकल्प में है, और आप आसानी से इसको ट्रिक करके आगे बढ़ सकते हैं। कितना आसान क्वेश्चन था। 43वां देखते हैं, जो कि कुछ इस तरह का है, तो इसका मान बताना है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। देखिए अगर इसको हम लिखें 2 के पावर 4 धन 3 64 2 का पावर 8, तो इसे आप करेंगे तो ये हो जाएगा 16 धन, अगर इसको आप करें तो ये 4 बाहर निकल जाएगा क्योंकि ये घन है, यानी कि 4, और उसी तरह इसको आप करेंगे तो ये हो जाएगा 2 के पावर 8 यानी कि 256। अब यहाँ पे इसमें से 4 निकल जाएगा और ये 4 है, और उसी तरह यहाँ से भी 4 ही निकलेगा, यानी कि 4 4 8 और 4 12। काफ़ी आसान क्वेश्चन था, इसके लिए ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। अगला और 44वां क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है। डिमांड ड्राफ्ट के संबंध में सही नहीं है। तो देखिए डिमांड ड्राफ्ट में क्या होता है कि इसको धन के अभाव में अस्वीकृत किया जा सकता है। देखिए डिमांड वाले में ऐसा कुछ होता नहीं है, तो यही आपके सही नहीं होगा ये वाला। बजरंग पुनिया का संबंध किस खेल से है। बजरंग पुनिया को आप जानते ही हैं, इनका संबंध किस खेल से है। 5 सेकंड है आपके पास, बताइए। कुश्ती से। आप अपना क्वेश्चन जरूर काउंट करते रहिए ताकि वीडियो के लास्ट में बता पाएँ कि आपका स्कोर कितना है। अगला क्वेश्चन है कि थैले में 155 रुपये हैं, जिसमें कुछ 1 रुपये के सिक्के हैं, कुछ 50 पैसे के सिक्के हैं, कुछ 10 पैसे के सिक्के हैं। अब इनका अनुपात भी दे दिया है 3, 5 और 7 के अनुपात में। बताना है कि थैले में कुल कितने सिक्के हैं। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं।
मतलब देखिए 1 रुपया वाला जो सिक्का होगा ये 3 होगा, 50 पैसे वाला जो सिक्का होगा ये तब 5 हो जाएगा, और 10 पैसे वाला सिक्का होगा ये 7 हो जाएगा। इनका ये रेशियो मेंटेन करके रखना है, ठीक है, इनका ये अनुपात है। तो यहाँ पे हम पी लिख लेंगे अपने मन से। अब देखिए अगर 1 रुपये वाला सिक्का, 1 रुपये वाला सिक्का 3 होगा तो कितना होगा, 3 रुपये होगा, 3p लिख देंगे। अगर 50 पैसे वाला सिक्का 5 होगा तो कितना होगा, 50 पैसे वाला सिक्का, 50 पैसे का सिक्का है, 5 है, और हमें इसे बदलना है रुपए में, क्योंकि ये 50 पैसा था, यहाँ पे इस तरह था, यहाँ पे 2 अंक दशमलव को हम इधर ले जाना चाहते हैं, तो हमें यहाँ पे 100 से भाग देना पड़ेगा। उसी तरह यहाँ पे 10 पैसे के सिक्के हैं, इनकी संख्या 7 होगी, तो यहाँ पर भी दशमलव लगेगा, और जब हम दशमलव को हटाना चाहेंगे, रुपए में बदलेंगे, तो यहाँ पर भी 100 से भाग हो जाएगा। इसके बराबर कितना होगा, 155 रुपये, क्योंकि ये यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। अब आपको इसी समीकरण को हल करना है, काफ़ी आसान क्वेश्चन है। ये हो जाएगा 300p धन 250p धन 70p बराबर है 155 गुणे 100। जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 550 और 70 जोड़ देंगे तो 620, p बराबर है 155 गुणे 100। अब यहाँ से आपको p की वैल्यू निकाल लेनी है, 155 गुणे 100। ये काफ़ी हम बड़े तरीके से कर रहे हैं, आपको इतना बड़ा करने की ज़रूरत भी नहीं है, आप इसे काफ़ी आसान तरीके से कर पाएंगे। तो इसे आप कैंसिल करिए, तो इसे आप जब कैंसिल करेंगे तो ये कितना होगा, अगर आप इसको करेंगे 6.5 और ये चला जाएगा 25 बार, यानी कि हो जाएगा 25। पी की वैल्यू कितना आ गई, 25। अब कह रहा है कि सिक्कों की संख्या कितनी है, तो हर जगह यहाँ पे 25 का गुणा कर दीजिए, ये हो जाएगा 75, ये हो जाएगा 125, और यहाँ पे 25 का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 25 7 175, ठीक है। अब इनको जोड़िए, 300 375, यानी कि सिक्कों की संख्या हो गई 375। तो पी हमने यही माना था। तो इस तरह काफ़ी आसानी से आप इसको हल कर सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो थोड़ा सा वीडियो को पीछे करके देख सकते हैं, 1-2 बार समझ में आ जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, और ये है 47वां। ये प्रायिकता का क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे क्वेश्चन बनते हैं प्रायिकता से। क्वेश्चन है कि एक टोकरी में 5 सफ़ेद 9 काली गेंदें हैं, दूसरी टोकरी में 7 सफ़ेद और 7 काली गेंदें हैं। एक गेंद यादृच्छिक रूप से किसी भी एक टोकरी से उठाई जाती है, तो बताइए कि इस गेंद के सफ़ेद होने की प्रायिकता क्या है। यानी कि अगर आप इसको टोकरी वाइज बांट दें, तो जो पहली टोकरी है उसमें x, मतलब वाइट वाले को हम 1 ले रहे हैं, तो ये 5 गेंदें हैं। फिर y1 मतलब कि जो काली वाली गेंदें, ये 9 गेंदें हैं। उसी तरह जो दूसरी टोकरी है उसमें सफ़ेद वाली गेंदें 7 हैं, जो दूसरी टोकरी में काली वाली गेंदें हैं उनकी संख्या 7 है, ठीक है। अब प्रायिकता पूछा गया है, तो प्रायिकता का सीधा सीधा एक फार्मूला होता है 1/2, ठीक है। इसी तरह ये मतलब 5/5 और 9 14 धन 7/7 और 7 14, ठीक है। तो 1/2 ये 14 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जो हर है ये बराबर है, तो गुणे 12/14। इससे इसको आप कटा देंगे, 6 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 6/14, यानी कि 3/7, और यहाँ पे यही आपका उत्तर है। तो ये प्रायिकता है, काफ़ी बड़ा चैप्टर है। अगर आप प्रायिकता को अच्छे से नहीं समझे हैं तो जाहिर सी बात है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आएगा। आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पे विलुप्त संख्या बतानी है। यहाँ पे देखिए इस दूसरे वाले त्रिभुज में एक विलुप्त संख्या है, तो आप बताइए। इस क्वेश्चन के लिए हम आपको पूरा 1 मिनट दे रहे हैं, बताइए 1 मिनट। देखिए इसको अगर आप हल करना शुरू करेंगे तो यहाँ पे आपको एक चीज़ें खूब अच्छी तरीके से पता चलेगी कि अगर हम 16 में से 12 को घटा दें इसको,
तो आएगा 4। 17 में से 13 को घटा दें तो आएगा 4। 18 में से 14 को घटा दें तो आएगा 4। ठीक है, इस 4 का, चाहे किसी भी 4 का 3 में, अपने मन से 3 ले लिए हैं, 3 में गुणा करने पर आपका उत्तर आ जा रहा है। उसी तरह सेम यहाँ करके देखिए तो होता है, यहाँ 5 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है, यहाँ पर भी डिफरेंस 5 है, और 5 में जो यहाँ पे हम अपने मन से 3 लाए थे उसी 3 का गुणा कर देंगे और ये हो जाएगा 5 15। इसके लिए आपका ऑप्शन नंबर पहला सही होगा। तो ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। इसमें क्या होता है कि अगर आपको 1-2 बार में समझ में आ गया तो आ गया, नहीं तो बाद में जल्दी होता नहीं है। इस तरह क्वेश्चन को हल करने का तरीका है आपको कि अधिक से अधिक प्रैक्टिस करिए। राजेंद्र प्रथम किसका पुत्र था? राजेंद्र प्रथम, ये बात की गई है लगभग 1000 के आसपास की, तो ये पुत्र था राजम राज या फिर राज प्रथम का। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि मानव द्वारा उपयोग में लाई गई पहली फसल कौन सी थी? ये तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है ये परीक्षा में कि मतलब कि मानव ने किसको पहले खाया या फिर किसको यूज में लाया। तो यहाँ पे जो उत्तर जौ नहीं है, अगर जौ नहीं है तो हम गेहूँ को ट्रिक करेंगे, जौ होता तो जौ को ट्रिक करते। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। यह दूसरे के लिए पहला भाग था, इसका दूसरा पार्ट ऑलरेडी अपलोड है, उसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।